हाय फ्रेंड्स। हम लोग रेडिएशन का जितना भी थ्योरी पोर्शन था, रेडिएशन पार्ट 1 और रेडिएशन पार्ट 2 करके आपके चैनल पे अपलोड कर दिया मैंने। अब जो है उससे रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स है। जनरली बच्चे एचसीवी बनाते हैं, तो एचसीवी का जो प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम नए नए टाइप का प्रॉब्लम है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है एचसीवी पेज नंबर 101 और 102, एचसीवी पार्ट 2 चैप्टर हीट ट्रांसफर का पेज नंबर जो है 101 102 ओपन कर लीजिएगा, और उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं वो क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 से। देखिए दोस्तों, ये 39 क्वेश्चन नंबर 39 ये रेडिएशन का पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 39। सो 39 सेज व्हाट, आप लोग देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 इज व्हाट, सो फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में है assume that the total surface area of a human body is 1.6 मीटर स्क्वायर। 1.6 मीटर स्क्वायर एक ह्यूमन बॉडी है जिसका टोटल सरफेस एरिया देखा गया है, दैट इज 1.6 मीटर स्क्वायर है, दैट इज एक्सपोज्ड एरिया, एंड दैट इट रेडिएट्स लाइक एन आइडियल रेडिएटर। वो जो रेडिएट करता है आइडियल रेडिएटर की तरह रिएक्ट एमिट करता है, तो उसका ई हो जाएगा 1। ठीक है, ऐसा लिया गया है सवाल में। Calculate the amount of energy radiated per second by the body if body temperature is 37 degree centigrade. Okay, so if body temperature is 30 degree, यानी कि जो ह्यूमन है, ये उसका क्राइटेरिया दिया हुआ है कि इसका जो एरिया है दैट इज 1.6 मीटर स्क्वायर, और आइडियल रेडिएटर है यानी कि उसका एमिसिविटी 1 हो गया, मारा गया है, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो सवाल के हिसाब से ये है इसका टेंपरेचर है दोस्तों, वो है 37 डिग्री, आई थिंक 37 और 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 डिग्री सेंटीग्रेड कितना हो गया, 273 प्लस 37 इज 310 केल्विन, क्योंकि टेंपरेचर का केल्विन में लिखा है। तो दोस्तों पूछा है कि ये कितना जो है वो रेडिएट कर रहा है। फिर से मैं बता दूं आपको, एनवायरनमेंट से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ रेडिएट का पूछा है, नेट का नहीं पूछा है। ठीक है, तो कितना रेडिएट कर रहा है, तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से जो रेडिएट कर रहा होता है वो क्या होता है, दैट इज सिग्मा ई a t to the power 4। ठीक है, रेडिएट कितना कर रहा है, मुझे नेट नहीं निकालना है। ठीक है, तो रेडिएट कितना कर रहा है वो ऐसे ही निकलेगा, सो दैट इज दिस वन। ठीक है, तो अब इसको निकाल लीजिए। सो d2/dt हाउ मच, सिग्मा इज इक्वल टू 6, वहां पे दिया हुआ है 6 ले सकते हैं, * टू द पावर माइनस बिकॉज़ दिस 5.27 नहीं 5.67, तो वो 6 लिया हुआ है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 6 * 10 - 8 into 1 into that is 1.6 into 310 to the power 4। अब इसको दोस्तों कैलकुलेट करके लिख दीजिए, जो भी आंसर आएगा व्हाट नंबर से टू द पावर -8 into 1.6 into 310 to the power 4। So it comes to be friends 86.61 आंसर। So this is the answer. So approximating to be 887, what is given in the answer, जो आंसर दिया हुआ है वो 887 व्हाट, दैट इज अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 39। ओके, तो आप इसको लिख सकते हैं। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 41। 39 हो गया, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 41। 41 says a solid aluminum sphere। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और हम लोग पिछले एग्जांपल्स में कर भी चुके हैं, तो फिर भी देखिए, a solid aluminum sphere and a solid copper sphere। A solid aluminum sphere and solid copper sphere of twice the radius। ओके, यानी कि अल्युमिनियम, अगर ये अल्युमिनियम का है और इसका रेडियस r है, तो एक है कॉपर। ठीक है,
और इसका जो रेडियस है वो 2r है, ये है कॉपर का। ओके, इज हीटेड टू द सेम टेंपरेचर, मतलब दोनों सेम टेंपरेचर हीट किया है, ये भी T पे और ये भी T पे। ओके, एंड आर अलाउड टू कूल अंडर आइडेंटिकल सराउंडिंग टेंपरेचर, यानी कि दोनों को एक ही सराउंडिंग टेंपरेचर में रखा गया है, दैट इज Ts। एक Ts के अंदर ये दोनों रखा हुआ, दोनों का सेम टेंपरेचर है। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों लोग कर भी चुके हैं। ओके, assume that the emissivity of both the sphere is same, मतलब दोनों सेम मटेरियल का है, तो E इसका भी होगा, E इसका भी होगा, emissivity। ओके, find the ratio of rate of heat loss from the aluminum sphere to the rate of heat loss from copper। ओके, तो एक क्वेश्चन बोल रहा है अमाउंट ऑफ हीट लॉस, यानी कि dq by dt जो ये लॉस कर रहा है, मतलब यानी कि अगर ये हीट किया गया हो तो जाहिर सी बात है जो T टेंपरेचर इससे बड़ा है क्योंकि ये हीटेड है, ठीक है। तो जो नेट अगर ये हीटेड है तो क्या करेगा, नेट इफेक्ट क्या होगा, लॉस करेगा, गेन करेगा, कौन सा दोस्तों लॉस करेगा। तो वो कितना हो जाएगा, पहले तो एल्युमिनियम से निकाल लेते हैं, एल्युमिनियम का क्या होगा, सिग्मा तो सभी के लिए कांस्टेंट है, ये दोनों का सेम है, एरिया बदलेगा, तो उस एरिया की वजह से हम क्या लिख दें 4 पाई क्योंकि स्क्वायर है 4 पाई r स्क्वायर। ओके, और ये हो गया t टू द पावर 4 माइनस t टू द पावर 4। ओके दोस्तों, और दूसरा जो है ये एल्युमिनियम का है और दूसरा कॉपर का, तो dq by dt कॉपर का जो है वो कितना है सिग्मा e 4 पाई r स्क्वायर, r के लिए क्या लेंगे वहां पे 2r, क्या लेंगे 2r, तो हो जाएगा 4r स्क्वायर, 2r स्क्वायर 2 टू द 4 और r स्क्वायर। ओके, ये और इनटू t टू द पावर 4 माइनस ये सभी का सेम है टू द पावर 4। बोल क्या रहा है ए में कि फाइंड द रेशियो यानी कि इस हीट लॉस का रेशियो निकालना है, तो क्या करें डिवाइड कर देंगे दोनों को। अब अगर डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये से कटेगा, ये से कटेगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। ओके, r स्क्वायर r स्क्वायर कट जाएगा और इससे ही कट जाएगा, तो बचा कितना, यानी कि हीट लॉस रेट किसका, एल्युमिनियम का अपॉन हीट लॉस रेट किसका, कॉपर का, कितना हो जाएगा दोस्तों, दैट इज 1/4। ये ठीक है दोस्तों। ओके, अब ये तो था ए पार्ट, ये था दोस्तों ए पार्ट। ओके, अब करेंगे बी पार्ट। तो बी पार्ट क्या बोल रहा है, बी पार्ट से कि द रेट ऑफ, अब रेशियो निकालना है किसका, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेंपरेचर ऑफ एल्युमिनियम स्क्वायर टू रेट ऑफ फॉल ऑफ टेंपरेचर ऑफ कॉपर, तो यानी कि dt अपॉन dt। ओके, एंड द स्पेसिफिक हीट। ओके, एनीवे कुछ गिवन चीजें वो लिख ले दोस्तों, यहां पे जो जरूरत पड़ेगा वहां पे डेंसिटी यानी कि रो ऑफ Cu is 3.4 times रो ऑफ एल्युमिनियम, दैट्स एल्युमिनियम हल्का होता है। ओके, एंड the specific heat capacity of aluminum in S of Am is how much, that is 900 joule per kg per degree centigrade। Okay, and S of Cu is given to be 390 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। ओके दोस्तों, सो देखिए आपको दरअसल निकालना है रेशियो, तो अब आप पूछोगे सर यहाँ रेट ऑफ कूलिंग तो पूछ रहा है, रेट ऑफ कूलिंग में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो दोस्तों आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर लेना, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग एग्जैक्ट एनालिसिस यूज कर सकते हो, ठीक है, और चाहे तो ओरिजिनल फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, हम लोग ओरिजिनल फॉर्मूला यूज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि टी कितना ज्यादा है उससे हमको पता नहीं है, डेल्टा टी का कोई इतना पता नहीं है, बट वो कट जाएगा क्योंकि रेशियो है दोस्तों, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा, कोई खास बात नहीं। तो देखिए दोस्तों, तो dt अपॉन dt क्या होगा दोस्तों, दैट इज माइनस सिग्मा e a, ओके, t टू द पावर 4 माइनस t टू द पावर 4 अपॉन m इनटू s। आपको याद होगा दोस्तों, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं, ये ओरिजिनल वाला फॉर्मूला है। ओके, सो हम लोग देखें dt अपॉन dt, अगर हम एल्युमिनियम के केस में देखें तो देखिए माइनस सिग्मा e a दैट इज 4 पाई r स्क्वायर अपॉन m, m को लिखेंगे रो में क्योंकि इन्फॉर्मेशन किसका दिया हुआ है, रो का, तो रो ऑफ
aluminum, rho of aluminum into 4/3 pi r square rho into volume density into volume, that will give you m. Okay, and specific heat is given to you, that is 900. अल्यूमिनियम का 900 दिया हुआ है and it is t to the power 4 minus t to the power. अभी कुछ मत करिए, ठीक है, इसको रहने दीजिए. अब निकालिए किसका, dt upon dt, डेटा पूरी किसका, कॉपर का. ठीक है, आप लोग अलग अलग करिएगा, तो बस आपको बस बता दें कैसे बताएंगे. 4 पाई ये हो गया 2r का होल स्क्वायर, इसको 4r स्क्वायर डायरेक्ट लिख देते हैं. 4r स्क्वायर इनटू t to the power 4 माइनस ये दोनों में कॉमन है और अपॉन रो ऑफ cu. तो रो ऑफ cu की जगह क्या लिख सकते हैं, 3.4 टाइम्स दिस, तो 3.4 टाइम्स रो ऑफ Al इनटू 4/3 पाई 4r, नहीं सॉरी बाय 3 पाई r, 4/3 पाई r क्यूब. तो 2 गुना 4 गुना 8, ये हो जाएगा 8 r क्यूब और इनटू आई थिंक इट इज 390. आप इसको 390 ले लीजिए. ठीक है, अब दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर दीजिए. अगर आप डिवाइड करोगे ये तो ये सबसे पहला जो बड़ा काल है वो खत्म हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद सिग्मा से सिग्मा खत्म हो जाएगा, इससे ये खत्म हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई खत्म हो जाएगा. अब देखो दोस्तों, तो रोयल से रोयल खत्म हो जाएगा, 4/3 पाई से 4/3 पाई खत्म हो जाएगा, r क्यूब से r क्यूब खत्म हो जाएगा. ठीक है, और ये r स्क्वायर से r स्क्वायर खत्म हो जाएगा. ठीक है, अब दोस्तों करना क्या है, माइनस से कूलिंग रेट किसका, एल्युमिनियम का, अपॉन कूलिंग रेट किसका, कॉपर का. तो देखिए ये निकालना है दोस्तों. तो कहने का मतलब क्या है, ये क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या बचता है 1/900. ये दोस्तों सही से लिखना है थोड़ा. ठीक है, ये दोस्तों आपको सही से लिखना पड़ेगा 900. ठीक है, अपॉन ऊपर में, तो नीचे वाला ऊपर जाएगा तो है 390 इनटू 8. ठीक है, इनटू 3.4 अपॉन 4. ये है दोस्तों. ओके, सो अब इसको आपको कुछ नहीं करना, इसको आपको कैलकुलेट करना है. तो 4 तो राइट 1 0 से 0 चला गया. ठीक है, अब आप इसको कर सकते हो. ओके, सो अब देखिए you get 39 into 3.4 into 2 divided by 90. So it comes to a friend 2.9 approximately. That comes to be 2.9 upon 1. ये रेशियो से प्रूव करेगा. ओके, अब आप यहाँ देखिए हीट लॉस किसका ज्यादा है, हीट लॉस ये कॉपर का ज्यादा है. हीट आप देखिए, अभी इधर लेके जाइए तो 4 इधर मल्टीप्लाई 4 गुना है इससे, तो हीट लॉस किसका ज्यादा है, कॉपर का. अच्छा, अब देखिए दोस्तों कूलिंग रेट किसका ज्यादा है, एल्युमिनियम का. ये देखिए उधर जाके मल्टीप्लाई में 2.9 से, यानी कि एल्युमिनियम का कॉपर के कूलिंग रेट का 2.99 होगा. ठीक है, तो कूलिंग रेट किसका ज्यादा हुआ, कॉपर का. हीट लॉस किसका ज्यादा हुआ, सॉरी कूलिंग रेट किसका ज्यादा हुआ, एल्युमिनियम का, और हीट लॉस किसका ज्यादा हुआ, कॉपर का. ये कभी जरूरी नहीं कि किसी का अगर हीट लॉस ज्यादा है तो उसका कूलिंग रेट भी ज्यादा होगा. इसलिए दोस्तों ये बात ध्यान से सोचेंगे. इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं पॉज करके. ओके, सो ये क्वेश्चन हो गया. तब हम क्वेश्चन नंबर 44. सो क्वेश्चन 44 is saying what, a spherical tungsten piece of radius 1 cm is suspended in an evacuated chamber maintained at 300 Kelvin. मतलब मान लीजिए कि evacuated chamber है और उसमें कॉपर रखा गया है. ओके, जिसका मेंटेनेड इसका टेंपरेचर कितना है सराउंडिंग का, दैट इज गिवन टू बी 300 केल्विन. मतलब ये 300 केल्विन में मेंटेन है, यानी कि सराउंडिंग का टेंपरेचर है
जो कि TSW ले लेते हैं, और इसका जो रेडियस है वो है दोस्तों 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर के टंगस्टन का बॉल है, ठीक है, ये सेंटर है और इट इज 1.0 सेंटीमीटर। ओके, सो द पीस इज मेंटेन्ड एट 1000 केल्विन, यानी कि इसका जो टेंपरेचर है दोस्तों, ये T जो है वो है 1000 केल्विन। ओके, बाय हीटिंग इलेक्ट्रिकली, और इसको हीट कैसे किया गया? इलेक्ट्रिकली, यानी कि इसको इलेक्ट्रिकली इसको हीट किया गया है, ठीक है, मतलब इसको हीट मिल रहा है जिसके कारण इसको 1000 केल्विन इसको मेंटेन करके रखा है। फाइंड द रेट एट व्हिच इलेक्ट्रिकल एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड, मतलब इसको कितना से एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा कि इतने टेंपरेचर पे मेंटेन रख सके दोस्तों, ठीक है। अगर इसको मेंटेन रखना है रेगुलरली, आपको पता होगा कि अगर ये इसको हीट दे रहा है तो ही अमाउंट से हीट ये रिलीज भी कर रहा होता है, क्योंकि टेंपरेचर मेंटेन करना होता है दोस्तों। आपको पता है ना कि हमने बताया था कोई बॉडी अगर जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना ही छोड़ेगा भी, ठीक है ना। तो अगर इसको जितना हीट प्रोवाइड कर रहा है, मतलब अगर सपोज करिए कि अगर ये ज्यादा टेंपरेचर पे है तो ये नेट इफेक्ट होगा क्या, ये हीट बाहर छोड़ेगा और उतना एब्जॉर्ब भी तो कर रहा होगा ये। ओके, तो इसको स्टेडी मेंटेन, ये स्टेडी स्टेट मेंटेन करेगा। स्टेडी स्टेट में क्या होता है कि जितना आएगा उतना ही जाएगा, तो यहाँ पे जाने का जो ये तो जाएगा ही जाएगा, ये तो लॉस करेगा। अगर ये लॉस जैसे इसको ऐसे छोड़ दिया तो लॉस करेगा, लॉस तो नहीं कर रहा है, उसको मेंटेन करना है, तो क्या जितना लॉस करेगा उतना देना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों हम लॉस वाला निकालेंगे तो गेन वाला क्या आ जाएगा, तो देख लीजिए कितना से लॉस करना है। तो ये कोई खास बात नहीं है, तो आप dq बाय dt निकाल सकते हैं, दैट इज, और इसका इंफॉर्मेशन और भी दिया हुआ है। इसका एमिसिविटी जो है ये ब्लैक बॉडी में लिया है, इसका एमिसिविटी जो है इस बॉडी का, इसका जो एमिसिविटी है वो E बराबर 0.3 दिया हुआ है, ठीक है, और सिग्मा जो है 6 × 10⁻⁸ है। ओके, तो कितना हो गया 6 × 10⁻⁸ इनटू E हो गया 0.3, ओके, और सरफेस एरिया कितना 4 पाई r स्क्वायर, तो 4 पाई इनटू दैट इज 1 सेंटीमीटर, 0.01 का स्क्वायर इनटू 1000 टू द पावर 4 माइनस 300 टू द पावर 4। तो दोस्तों इतना से वो लॉस कर रहा है, तो इतना ही हीट हमको देना पड़ेगा। तो हम दे किस माध्यम से, इलेक्ट्रिकल हीटिंग के माध्यम से दे रहे हैं, उतना ही हीट इसको देना पड़ेगा। ओके, तो बस निकाल दीजिए, ये हो गया आंसर आपका 1000 टू द पावर 4 माइनस 300 टू द पावर 4 इनटू 5 इनटू 0.01 स्क्वायर इनटू 0.3 इनटू 6 इनटू 10 टू द पावर -8। So it comes to be friend 22.431, 22.431। तो उसको हीटर को इतना हीट प्रोवाइड करते रहना होगा to maintain the temperature 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, सो दिस इज आंसर, यू कैन नोट इट डाउन, आप पॉज करके लिख सकते हैं। सो ये हो गया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 48। इसे दोस्तों आसान सवाल है और एग्जाम में भी आसान सवाल ही आते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप उठा के देख लीजिए, ऐसे सवाल आए हैं, सिर्फ थोड़ा सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, थोड़ा उसको लगाना आना चाहिए, ताकि क्वेश्चन भी हार्ड नहीं हो। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 48। सो 48 देखिए दोस्तों, अ सिलिंड्रिकल रॉड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर, एक सिलिंड्रिकल रॉड है, लेंथ इज 50 सेंटीमीटर, ओके, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है दोस्तों इसका ये है एरिया है, ये है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, ये दिया हुआ है। इज फिटेड बिटवीन अ लार्ज आइस चैम्बर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इसको यहां लगाया गया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आइस चैम्बर का क्या मतलब है, क्यों दिया है ये दोस्तों? इसलिए दिया है कि वो बताया जा सके कि वो वाला एंड जो है वो कांस्टेंट टेंपरेचर है। अगर मेल्टिंग आइस हुआ तो 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा ना, तो ये इस टेंपरेचर मेंटेन ये एंड करना चाहता है, ओके। एंड एन इवेपोरेटेड चैम्बर
fitted between 8 to 20 degrees and other two in zero and regulated chamber maintained at 27 डिग्री सेल्सियस। और दूसरा चैम्बर जो है वो दोस्तों 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात है। Only a small portion of the rod are inside the chamber, मतलब छोटा-छोटा पोर्शन जो है वो अंदर है चैम्बर के, ताकि परफेक्टली हीट जो है जा सके। ओके, and rest is thermally insulated from the surrounding, बाकी से सराउंडिंग से इंसुलेटेड, सब इंसुलेटेड, पूरा सिस्टम इंसुलेटेड है, मतलब कोई भी हीट बाहर नहीं जाएगा किसी भी मोड से। इंसुलेट कर देने का मतलब है कि कोई ना रेडिएशन होगा ना कुछ होगा, ये कहीं से बाहर नहीं जा पाएगा। ठीक है, ये ऐसे का ऐसे पैक हो गया, यानी कि जो कुछ भी जाएगा वो इसके माध्यम से जाएगा इधर, और कहीं भी कुछ नहीं जाएगा, मतलब जो भी जाएगा वो इधर से, क्योंकि अब वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, जाहिर सी बात है इधर से इधर हीट पहुंचेगा तो वो इसी के थ्रू जाएगा, मतलब कंडक्शन के थ्रू ही जा सकता है। ठीक है, ओके। The cross section going into the evaporated chamber is blackened so that it completely absorbs any radiation falling on it। मतलब देखिए दोस्तों, यहाँ एक हीट दिया हुआ है, ये वाला जो हीट है उसको ब्लैक कर दिया गया है। ब्लैक मतलब ब्लैक बॉडी, ब्लैक मतलब ब्लैक बॉडी। ये क्यों किया गया? ताकि कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर सके। ब्लैक बॉडी का ई 1 होता है ना, अगर ई 1 होता है तो अल्फा भी 1 होगा, पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर पाएगा ये। ओके ओके, the temperature of the blackened ink is 17 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब इसको जो मेंटेन करके रखा गया है 17 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, बहुत अच्छा। When steady state is reached, 17 डिग्री पे कब है? जब steady state रीच हो चुका है। steady state रीच होने का मतलब टेंपरेचर कहीं का चेंज नहीं होगा। ठीक है, स्टीफन कॉन्स्टेंट ले है, फाइंड द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, मतलब इसका थर्मल कंडक्टिविटी निकालना है। दोस्तों क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा आपको कि इसमें रेडिएशन और कंडक्शन दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन किया हुआ है, कोई खास बात नहीं है। देखिए अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से ये हीट लेगा कि कैसे, यहाँ से हीट ये कैसे लेगा, यहाँ से ये हीट लेगा कैसे, रेडिएशन से, और जो हीट लेगा उसको इसके थ्रू इधर भेजेगा, और वो कैसे जाएगा, कंडक्शन से। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखो कि ये इधर इससे कितना हीट लेगा, तो वो आएगा किससे, रेडिएशन से, तो वो लेगा सिग्मा ई ए। अब देखो ई यहाँ पे ब्लैकेट है तो यहाँ 1 हो जाएगा, सिग्मा ई ए यानी कि 27 कितना होगा, 300 केल्विन। केल्विन में लेना है दोस्तों 300 टू द पावर 4 माइनस, और वो कितना हो गया 290 का पावर 4। पहले तो ये हो गया, ये हीट जो है वो इससे ले रहा है पर यूनिट टाइम में। ठीक है, और ये उसको दे रहा है। ठीक है, तो वो कैसे दे रहा है, कंडक्शन से। कंडक्शन से क्या हो जाएगा, K into A क्रॉस सेक्शन एरिया, A into dt, dt मतलब टेंपरेचर चेंज, दैट इज 17 माइनस 0। अब बोलो यार यहाँ तो कैलकुलेट नहीं किए, हम इसका बात पहले भी कर चुके हैं कि डेल्टा T में हम डिग्री सेंटीग्रेड में होगा तो हम ले लेंगे, डिग्री केल्विन में ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उसका पावर कुछ और है, जैसे यहाँ पावर 4 है, तो वहां हम नहीं कर सकते ये चीज, और इसका कारण भी हम आपको बता चुके हैं दोस्तों। ओके, 17 और इसका लेंथ कितना है दोस्तों, तो 0.5, मतलब 50 सेंटीमीटर 0.5 मीटर। तो यहाँ दोस्तों यहाँ से देखो ए से चला जाएगा और आपको के निकल जाएगा, मतलब कोई खास बात नहीं है इस सवाल में। 6 into 10 to the power minus 6 समझना है इन सवालों को। ई का वैल्यू 1 और ये वैल्यू 300 to the power 4 minus 220 to the power 4 अपॉन और into 0.50 ये वाला। अब इसको आपको दोस्तों सॉल्व करना है, बाकी कुछ नहीं है। सो यहाँ पे 300 to the power 4 minus 290 to the power 4 okay into 0.50 into 6 into 10 to the power minus 8 divided by 17. So it comes to be 1.8 126 watt per meter square, नहीं सॉरी watt per meter per डिग्री सेंटीग्रेड का डिग्री केल्विन कुछ भी नहीं। So this is case. Okay, so सिंपल सवाल तो हर बात नहीं था, आपको समझना था करना क्या है बेसिकली। ओके, सो आप
हैं वीडियो। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 48 हुआ। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 51। ओके, now come to question number 51. Okay, so 51 says a body cools down from 50 degree centigrade to 45 degree centigrade in 5 minutes। अब पहले तो ऐसा सवाल बहुत पूछा जाता है। तो मान लीजिए बॉडी है, कोई बॉडी जो कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड आता है 5 मिनट में, ऐसा है ना? यस, 5 मिनट एंड to 40 degree 50 degree to 45 degree centigrade in 5 minutes and to 40 degree centigrade in another 8 minutes, यानी कि 45 degree centigrade to 40 degree centigrade in another 8 minutes। ये आपको दोस्तों इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है? तो फाइंड द टेंपरेचर ऑफ द सब्सटेंस, खास बात नहीं है वैसे, फाइंड द टेंपरेचर ऑफ द सराउंडिंग। अच्छा दोस्तों, सबसे पहली बात तो यहाँ देख रहे हैं कि क्या न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगा है क्या उसका? बिल्कुल हाँ। अच्छा, इसमें एग्जैक्ट एनालिसिस लगा है कि अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस? तो दोस्तों अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस से भी आपको काम चल जाएगा, क्योंकि डिफरेंस कितना है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम उससे भी काम कर सकते हैं, वो ज्यादा इजी होगा। तो अगर यहाँ पे देखें तो उसके लिए वो टी मीन निकालना होगा। तो टी मीन आप यहीं निकालना है। टी मीन क्या हो जाएगा इसका? 50 + 45, that is 95 upon 2, that is 2 4 8, I think this one, हाँ ये डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके लिए टीएम क्या हो जाएगा? सपोज इट इज टीएम1, इट इज टीएम2 is 40 plus 45 plus 40, 45 plus 40, you are able to get 85/2, तो ये हो गया 47.5 डिग्री सेंटीग्रेड, आई थिंक। तो सही ये गए, सॉरी 42.5, 2 4 जाए 4, 42.5, ये ठीक है। अब हमको पता है कि रेट ऑफ कूलिंग में जो अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस है वो क्या है? dt/dt बराबर -k डैश, ठीक है? जो भी था कि आपको भी याद होगा, आपको याद दिला दो पहले, यहां था आपको t - ts, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है? तो अब आपको करना क्या है इसमें dt यानी कि चेंज कितना हुआ, दैट इज tf minus ti upon time t, दैट इज -k डैश into tm की जगह tm देंगे, यानी कि t मीन मतलब ti plus tf by 2 minus ts, ये ठीक है ना? तो कोई खास बात नहीं, आप देख लीजिए, सिंपल है। तो वैल्यूज रखते चलिए, काम बनता चलेगा, ठीक है ना? ज्यादा समय वेस्ट नहीं करें। तो सबसे पहले tf पहले वाले केस में लेते हैं। ये हो गया tf 45, चलिए हम माइनस के साथ भी करना दिखाते हैं। फिर 45 - 50 अपॉन कितने मिनट? 5 मिनट में, ओके? और यहाँ -k डैश इनटू tf पहले वाले कितना 47.5 माइनस ts, ओके? दूसरा कितना है? डिवाइड कर देते हैं, क्यों डिवाइड करेंगे तो k डैश चला जाएगा। तो दूसरे वाले में 40 - 45 कितने मिनट होता है? 8 मिनट में, इज इक्वल टू -k डैश, क्योंकि मटेरियल तो सेम ही है ना, मटेरियल सेम है, तो ये होगा -k डैश इनटू 47.5 माइनस ts, तो ये चला जाएगा, ठीक है? और ये कितना हो जाएगा? आई थिंक ये भी 5 है और ये भी 5 है, यानी इससे ये भी चला जाएगा, माइनस में वो भी उड़ जाएगा। तो ये 8/5 बराबर 47.5 माइनस ts अपॉन 47.5 माइनस ts। दोस्तों आपको कैलकुलेशन है, तो आप इसे मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा, सॉल्व करना है बस, 47.5 into
8, so 380 minus 8ts बराबर 47.5, नहीं सॉरी वो तो 42.5 है नहीं, यस 42.5 दूसरे वाले में ये 42.5 सॉरी, so 42.5 into 8 that is 340 minus 8ts is equal to 47.5 into 5 that is 47.5 into 5 that is 237.5 minus 5ts. ओके, सो अगर ये उसको उधर भेज दीजिए, इसको इधर ले आइए, 340 minus 237, 340 minus आंसर that is 102.5 और ये उधर जाएगा 3ts, तो ts कितना हो गया दोस्तों 1 divided by 3, so 34.16 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, यस 34.1 डिग्री सेंटीग्रेड ये हो गया दोस्तों आंसर. तो कोई खास बात नहीं, पकड़ना क्या है ये वाला. सोचिए अगर एग्जैक्ट एनालिसिस करते तो क्या होता है, एलएन आंसर आता है. ऐसा नहीं है कि वो सही नहीं है, वो सही है वो भी. आप उसे करेंगे, आप एक बार उससे भी करके देख लीजिएगा, ठीक है ना, आप उसी के आसपास आंसर आएगा, ठीक है. बट उसमें थोड़ा सा एलएन वगैरह का झमेला आएगा, तो इसी एलएन वाले झमेला को हटाने के लिए हम लोग अप्रोक्सीमेट एनालिसिस पढ़े थे. यहाँ पे क्वेश्चन हिंट भी करना था अच्छे तरीके से, इसलिए हम लोग ये किए, ठीक है. अब वीडियो पॉज करके देख सकते हैं. ओके, सो ये हो गया. ओके, 53 भी आसान है. इसमें मतलब पहले वीडियो में हम बता चुके हैं, इसके बारे में वीडियो देख लिया है, तो अब करते हैं. क्वेश्चन a metal ball of mass 1 kg is heated. लिख देते हैं. A metal ball of mass, हम मान लीजिए मेटल बॉल है जिसका मास जो है तो दिया हुआ है 1 kg. ओके, is heated by means of 20 watt heater in a room at 20 degrees. देखिए रूम के अंदर ही रखा हुआ है जिसका सराउंडिंग टेंपरेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड का, हाँ 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है. और ये इलेक्ट्रिकल हीटर से इसको हीट किया जा रहा है, जो कि इसको 20 वाट के रेट से 20 जूल पर सेकंड की रफ्तार से इसको हीट प्रोवाइड कर रहा है. The temperature of the ball becomes steady at 50 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये स्टेडी हो जाता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है. ओके, अब यहाँ पे दोस्तों बोल रहा है फाइंड द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट टू द सराउंडिंग व्हेन द बॉल इज एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड. तो आपको रेट ऑफ ये निकालना है, रेट ऑफ हीट लॉस. फाइंड द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट टू द सराउंडिंग. ओके, तो दोस्तों अगर ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो नेट इफेक्ट क्या होगा, एब्जॉर्ब करेगा, रेडिएट करेगा, तो आंसर रेडिएट करेगा मतलब लॉस करेगा. तो कितने की रफ्तार से लॉस करेगा, अब देखिए लॉस करेगा, अब बोलोगे सर टेंपरेचर धीरे धीरे जाएगा नीचे, नहीं, ये कूल होना चाहेगा लेकिन ये हीट फिर से प्रोवाइड भी कर रहा है, ठीक है. ओके, सो आपको रेट ऑफ हीट लॉस. ओके, अब ये स्टेडी स्टेट पे है, यहां से ये लॉस कर, जाहिर सा बात है लॉस करेगा 50 और 20 लॉस करेगा. ये स्टेडी स्टेट पे है, इसको ये हीट दे कितना रहा है 20, तो लॉस कितना कर रहा होगा 20 वाट. एक तो ऐसा सिंपल लॉजिक से आ जाएगा, तभी तो वो मेंटेन में है ना. अगर इसको 20 वाट मिल रहा है तो रेडिएट कितना कर रहा होगा 20 वाट, तभी तो वो स्टेडी स्टेट पे है. तो पहला का आंसर 20 वाट ऐसे ही आएगा 20 वाट. ओके, नाउ सी बी.
बी क्या बोल रहा है, बी बोल रहा है assuming Newton's law of cooling, calculate the rate of loss of heat. Assuming Newton's law of cooling, calculate the rate of loss of heat to the surrounding when ball is at 30 डिग्री सेंटीग्रेड. अब देखिए दोस्तों, कहने का मतलब है कि अब इसमें बोल दिया कि Newton's law of cooling is applicable. ओके, सो अब यहां देखिए, तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट निकालना है. चलिए तो निकालते हैं, यहां पे ये निकालते हैं लॉस ऑफ हीट. लॉस ऑफ हीट क्या होता है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के हिसाब से? आपको दोस्तों पता होगा, ये था, आपको याद होगा सिग्मा, पहले तो 4 आया था, उसके इंटीग्रेशन में 4 सिग्मा ई ए टी एस टू द पावर क्यू और टी माइनस टी एस. ये लॉस ऑफ हीट है. टेंपरेचर कूलिंग का नहीं पता, रेट ऑफ कूलिंग नहीं है, ये हीट वाला है. तभी वहां से रख के निकाले थे हम लोग. तो पहले दोस्तों तो ये आ गया था आपको. ओके, सो दोस्तों वैल्यूज रखिए. अब दोस्तों कहने का मतलब है कि ये वैल्यू कैसे आएगा, ये वैल्यू यहां से आएगा. ये 20 जो आया था, लॉस कर रहा है सिग्मा ई ए इनटू ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे है. यस, तो ये था कितने में 50 ना, तो 200 323, ये 323 का पावर 4 माइनस 293 का पावर 4. तो सिग्मा ई ए यहाँ पे आपको निकल जाएगा, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, सिग्मा ई साथ में निकल जाएगा. तो 20/323 माइनस 293 का पावर 4. ये वैल्यू यहाँ पे देखिए, तो 4 इनटू सिग्मा ई का वैल्यू क्या हो गया 20 इनटू टी कितना है 20, यानी कि 293 का सॉरी क्यूब इनटू टी माइनस ये 20. ओके, और अपॉन 20/3 23 का पावर 4 माइनस 293 का पावर 4. ये ओके, अब इसको सॉल्व करना है. सो 323 का पावर 4 माइनस 293 का पावर 4, इट इज 4 into 20 into 293 का पावर 3 divided by this one into 20. So it comes 11.45. इस रफ्तार से दोस्तों ये कितने पे पूछा है, ये पूछा था 30 पे दोस्तों, 30 पे है ना. तो 30 पे पूछा था, तो उस समय 50 डिग्री ना मान के 30 मान दूंगा बनाना है. ये कितना हो जाएगा 30 के तो 20 लेंगे 10 हो जाएगा. ये इसको करना है, ठीक है. तो 5.72 इस रफ्तार से वो हीट लॉस हो रहा था 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे चलिए होता तो. So okay friends, तो एक तो प्रोसेस हो गया बी का, ठीक है. एक और चीज देखिए, हम ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों में न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग लगा के पहले के का वैल्यू निकाल लें फिर वहां पे रखें. जैसे इसको हम के मानते थे ना, याद होगा आपको, मैं आपको समझाता हूं. समझे, आपको पता था कि dq/dt ये तो सारा कांस्टेंट है क्योंकि एक ही मटेरियल है. तो अगर ये कांस्टेंट है तो इसको लिख सकते हैं, मतलब t माइनस t इसको पता करेंगे. अब क्या करिए कि पहले 50 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले कर दीजिए. पहले तो ये 20 था, सबसे पहले जब 50 पे था तो कितना था 20 था. तो k इनटू कितना 50 माइनस, आप वो भी कर सकते, कोई खास बात नहीं था. सिग्मा e का वैल्यू यहां से निकाल कर हम आपको कर देंगे, तो बात वही है. बट इसको ऐसे भी कर सकते हैं तो ये ज्यादा आसान होगा दोस्तों, ठीक है. तो बुक आपको न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग बोल के यही बोलने को कह रहा है, यही करने को कह रहा है. तो 50 माइनस
20 और ये कितना हो गया दोस्तों k बराबर 20/30, तो ये 2/3 कितना दोस्तों 2/3। नाउ अब dq/dt, अब ये थोड़ी ना बदलेगा एक मिनट के लिए क्योंकि सेम है, ज्योमेट्री भी वही है। तो अब dq/dt किसके लिए पूछा है? 30 डिग्री के लिए, तो 30 - 20 दैट इज 10। तो dq/dt क्या हो जाएगा उस समय जब वो 30 डिग्री पे है? तो k का वैल्यू यहां से लिख लेंगे, इफ इट इज 1 तो फ्रॉम 1 2/3 I into 10, this is from 1 and the answer is 20/3। ओके, अब देख लीजिए वो भी उसी क्लास का है, 5.72 है और ये 6.66 है, तो अप्रोक्सीमेटेड टू बी सेम। ओके, सो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर। एक मिनट, इसमें कुछ और पार्ट है तो आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं। नाउ okay, now another part says assume that the temperature of the ball rises uniformly from 20 degrees centigrade to 30 degrees centigrade in 5 minutes. Find the total loss of heat to the surrounding during this period. Okay, यानी उस पीरियड के लिए आपको लॉस ऑफ हीट निकालना है जब वो assume temperature of the ball rises, जब वो 20 से लेकर 30 डिग्री तक गया होगा, यानी कभी कुछ तो हीट कर रहा होगा ना, उस समय आपको निकालना है कि हीट रेट ऑफ, तो फाइंड द टोटल लॉस ऑफ हीट टू द सराउंडिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, समझते हैं क्वेश्चन दोस्तों। तो देखिए यही बात है, तो इस समय दोस्तों जब ये बोल रहा है कि 20 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया होने को 5 मिनट में, कितने मिनट में? 5 मिनट में। तो उस समय so okay friends, now come to question part C portion। C portion में देखिए क्या बोल रहा है। C portion assume that the temperature of ball rises uniformly from 20 degree centigrade to 20 degree centigrade in 5 minutes। ओके, यानी कि टेम्परेचर जो राइज कर रहा है T और T जो राइज कर रहा है वो ऐसा राइज कर रहा है, मतलब और ये है 20 से, तो ऐसा लो ये 20 से ऐसा 20 से लेकर 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये कितने देर में? 5 मिनट। ऐसा दोस्तों ये अगर आगे चल रहा है, ठीक है। तो और इसमें क्या पूछ रहा है? assume that the temperature of the ball rises uniformly from 20 degree centigrade to 30 degree centigrade in 5 minutes। मतलब 5 मिनट में 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे गया। ओके, फाइंड द टोटल लॉस ऑफ हीट टू द सराउंडिंग। देखिए दोस्तों एक बात आप ध्यान रखिए, यहाँ पे लॉस ऑफ हीट पूछ रहा है, हीट रेट लॉस नहीं पूछ रहा, मतलब हीट लॉस का रेट नहीं पूछ रहा है। अगर हीट लॉस का रेट पूछा होता उस समय, ठीक है, तो वो जो आप निकाले थे 20/3 पहले वाले केस में, ठीक है ना, जो बी वाले क्वेश्चन है वही इसका आंसर है, ठीक है ना, 20/3, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ दोस्तों वो नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है हीट, मतलब जूल, मतलब कितना हीट वो फेंक रहा है बाहर, रफ्तार नहीं पूछ रहा है, ये एनर्जी पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट, जैसे हमको पता है कि 20/3 है सर, तो आप क्या करिए 300 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, नहीं ये गलत आ जाएगा 100, 2000। ये दोस्तों पहले बार में यही सोचता बट ये गलत सोच है, ये सही सोच नहीं है। ओके, सो फ्रेंड्स ये बात सही नहीं है। ओके, तो करना क्या है दोस्तों, करना क्या है, देखिए ऐसा क्यों गलत है, क्योंकि देखिए dq/dt जब ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे था तो ये 0 था, और dq/dt जब ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे था तब ये 20/3 था। तो हीट का रफ्तार हर वक्त बढ़ा और घटा है, कांस्टेंट नहीं रहा है दोस्तों। अगर कांस्टेंट रहता तो आराम से उसमें टाइम से मल्टीप्लाई कर लेते और आराम से वो हीट आ जाता, बट वो कांस्टेंट है, वो 0 से लेकर 20/3 तक गया है। ओके, तो इस समय किसका हेल्प लेंगे, क्योंकि वेरिएबल किस है, तो इंटीग्रेशन का कोई खास बात नहीं देखिए इंटीग्रेशन में। जैसे टेंपरेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखिए, क्या लिख सकते हैं टेंपरेचर को 20 प्लस
30 minus 20 that is 10 upon 5 minutes. तो सेकंड में लिख लीजिए 300t। ये कहानी है दोस्तों। ओके, सो ये मैंने सेकंड में कर दिया 5 मिनट, तो 5 सेकंड में करोगे तो 300 हो जाएगा 60, वो 5 से मल्टीप्लाई करो, ये कहानी। ओके, ये है कहानी। अब हमको ना इंटीग्रेशन ध्यान में देना है। अब देखिए, अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आपको पता है कि dq/dt क्या होता है, तो k into t minus 20। अब k कितना है, तो k उसमें निकाल चुके हैं 2/3, ठीक है। अगर ये 2/3 निकाल दिए, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, तो dq और dt। अब क्या टेम्परेचर टाइम के रफ्तार से बदल रहा है, तो आंसर है हाँ, तो टेम्परेचर कितना वो लिखेंगे। ये कैसे है, मैथमेटिक्स है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आपको आता होगा, ये क्लास में बहुत सारा क्वेश्चंस कर चुके हैं इस पे। सो 20 प्लस 10 अपॉन 300 into t minus 20। ओके, सो देखिए 20 से 20 कट जाएगा, ये c कट जाएगा, तो दोस्तों देखिए क्या आएगा, तो दैट इज dq/dt is equal to 2/3 and it is t upon 30। ओके, तो ये 30 बाहर ले लीजिए, तो आएगा t upon 2t upon 90। ओके, अब कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन यहां कर देते हैं इंटीग्रेशन। So dq/dt is how much? It comes to be 2t, ऐसा समझो, चलो ठीक है, 2t upon 90, ठीक है। इसको वैसा लिख सकते हैं, dq इधर चाहिए, इधर ले ले, क्योंकि हमको यही निकालना है, हमको दोस्तों यही निकालना है। इस समय हीट कितना एक छोड़ है, ये लॉस किया, ये कितना इस समय तक हीट लॉस किया। क्वेश्चन में है कि कितना, ये 20 से 30 डिग्री तक तो इसको हीट तो सब मिल रहा है ना, छोड़ेगा क्यों, छोड़ना है भाई, जितना छोड़ना होता है इसको मिलना भी है, तभी जाके टेम्परेचर बढ़ेगा। ऐसा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। सो ये कितना हो गया, 2/90 t dt 0 से लेकर 300, तभी वो 300 पे q है, वही q निकालना। तो q कितना हो गया दोस्तों, दैट इज 2/90 into t²/2, और ये कहां से कहां तक, 0 से लेकर 300 तक। तो देखो 2 से 2 चला जाएगा, और q कितना आ गया, so 1/90 I into 300 का स्क्वायर, दैट इज 90000। अब इसको काट दे तो ये आ गया 1000। तो आंसर है दोस्तों 1000। ओके, तो ये हुआ दोस्तों क्वेश्चन नंबर सी, मतलब इसका 53 का सी पार्ट। अब कहने का मतलब है, ये तो चलो ठीक है, इंटीग्रेशन का मेथड से है तो बन गया, अच्छी बात है। अब देखिए यहां से यहां तक दोस्तों यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, मतलब 0 से लेकर 20/3 वाट ये यूनिफॉर्मली बढ़ा होगा। तो यूनिफॉर्मली अगर बढ़ा तो इसके से हम एवरेज निकाल के कर सकते थे। देखिए दोस्तों कैसे कर सकते हैं, अगर हम एवरेज देखें तो dq/dt, अगर इसका एवरेज, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली बढ़ा है तो इसका एवरेज रेट क्या है, एवरेज रेट है 0 + 20/3/2 एंड दैट इज 10/3। तो dq कितना हो गया, अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये एवरेज हो गया सभी के लिए, सो दैट इज 10/3 into 300, so that is 100, और यूनिट का 1000। तो अब जो मर्जी है वो कर सकते हैं, लेकिन ये यूनिफॉर्म होगा तभी करेंगे, यूनिफॉर्म नहीं होता तो ये नहीं करते हैं दोस्तों। ओके, तो इसका नोट कर सकते हैं। ओके, सो अब इसका अगला पोर्शन डी है। सो नाउ बच्चों आइए क्वेश्चन नंबर डी पे, यानी कि इसका डी पोर्शन जो है, एंड दैट इज कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है, और इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। समझना इसमें ये है कि बच्चे बोलेंगे कि सर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया 5 मिनट में, तो सर हम इसमें इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे जो रेट ऑफ कूलिंग का जो आया था dT/dt बराबर k डैश डेल्टा t, यानी कि सिग्मा 4 सिग्मा E 8 Ts का Q अपॉन m into s
और डेल्टा टी मतलब टी माइनस टी। सर इससे बना सकते हैं क्या? तो नहीं बना सकते दोस्तों। क्यों नहीं बना सकते? यही सोचने का विषय है। तो दोस्तों इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि ये कूलिंग नहीं है, ये हीटिंग है। तो ये कूलिंग के लिए डिफाइन हुआ था दोस्तों। इसके हीट करने का रफ्तार जो है, इसकी कूलिंग का रफ्तार दोनों सेम होगा ये जरूरी नहीं है। यस, ये बात आपको समझना है, ठीक है। तो यहां पे दोस्तों ये वाला हम नहीं लगा सकते हैं, इसलिए दिमाग मतलब निकाल तो सकते हैं बट वो वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते, कोई और चीज हमको सोचना पड़ेगा। ओके, और ये काफी अच्छा सवाल है। अगर ये दिया तो 30 से लेकर 20 डिग्री पे कूल हो रहा है तो आराम से निकाल लेंगे, बट इसके 30 से लेकर 20 तक में 5 मिनट लगाना ये जरूरी नहीं है। ओके, तो दोस्तों ये बात हम हमेशा याद रखें। कूलिंग के केस में वो फॉर्मूला एप्लीकेबल है। जैसे दोस्तों हम लोग बनाए थे क्वेश्चन नंबर 51, उसमें कूलिंग था 50 से 45, 45 से 50 कूलिंग का रफ्तार दिया होता है। इसमें ये हीटिंग का इंफॉर्मेशन दिया है, कूलिंग में नहीं डालेंगे, गलत हो जाएगा। ओके, तो इस केस में क्या करेंगे फिर, कैसे निकालेंगे इसको? तो देखिए आपसे पूछा है स्पेसिफिक हीट, और स्पेसिफिक हीट दोस्तों क्या होता है? हीट बॉडी गर्म होने की रफ्तार, जैसे कैलोरीमेट्री पढ़े थे, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ अ बॉडी बाय यूनिट डिग्री ऑफ यूनिट केजी ऑफ सब्सटेंस। यूनिट केजी सब्सटेंस को यूनिट डिग्री बढ़ाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम एस कैसे निकालेंगे? वो नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, ये तो लगेगा ही नहीं, और ये नहीं लगेगा तो नहीं एग्जैक्ट लगेगा, नहीं अप्रोक्सीमेट लगेगा, मतलब कूलिंग का कहानी तो लगेगा ही नहीं, तो क्या लगेगा? तो दोस्तों हम लोग जमा और खर्च की बात करेंगे, समझे थोड़ा इसको। क्वेश्चन तो ये था कि टीएस जो था वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, और ये जो बॉडी था, ये जो बॉल था, ये जो बॉल था वो था आपका मतलब 30 डिग्री की बात है, तो 30 डिग्री का इंफॉर्मेशन दिया हुआ था 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। और इस 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अच्छा यहाँ पे इसको एक हीटर भी था जो इसको हीट प्रोवाइड कर रहा था, ओके, जो इसको हीट प्रोवाइड कर रहा था 20 वॉट के रफ्तार से, क्वेश्चन में था ये। और या इस टेम्परेचर पे जो ये हीट लॉस कर रहा था एनवायरमेंट में, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से हम लोग निकाले थे, याद कीजिए 20/3 वॉट जो आया था वो निकाले थे 20/3 वॉट, ठीक है। ये तो हमने निकाल लिया क्योंकि ये जा रहा था ना, अगर 30 पे होगा, ये 20 होगा तो हीट जाएगा, तो किस रफ्तार से हीट जाएगा, तो 20/3 हम लोग निकाल लिए थे। और 5 मिनट तक कितना हीट चला गया तो वो भी हम निकाल लिए थे, 20/3 इंटीग्रेट करके निकाले थे तो 1000 जूल आया था, मतलब 5 मिनट तक 1000 जूल हम एनवायरमेंट में फेंक चुके हैं जी। 5 जूल तक 1000 जूल तक एनवायरमेंट फेंक चुके हैं, बात समझिए। अच्छा ये जो हीट सप्लाई कर रहा है तो कांस्टेंट सप्लाई कर रहा है, तो हीट सप्लाइड by coil in 5 मिनट, वो कितना सप्लाई कर रहा है? तो Q सप्लाइड है 20 into 300, 5 मिनट मतलब 300 सेकेंड, और ये हो गया 6000 जूल। ये सोचना पड़ेगा दोस्तों आपको, यही करना है इसमें। और 5 मिनट तक कितना हीट दे दिया? Q रिलीज 1000 जूल अभी निकाला, ठीक है। तो बॉडी के पास कितना बच गया, कितना रिटेन कर दिया है? तो 6000 माइनस 1000, और इससे क्या किया है, यानी कि 5000 जूल से क्या किया है? ये अपना बॉडी गर्म किया, कहां से कहां तक? 20 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक। यस, तो आपको करना क्या है? 5000 मास हो गया 1 kg into s into डेल्टा t, यानी कि 30 - 20, ये हो गया 10, ये कट गया
S कितना हो गया 500 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। कि दोस्तों आप इसको एक से दो बार सॉल्व करें ये डी पोर्शन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। बच्चे ये गलती करेंगे और करते हैं, ठीक है, तो ये गलती आप ना करें, ठीक है। ये क्योंकि इसमें हीटिंग दिया हुआ था दोस्तों, कूलिंग नहीं दिया हुआ था। कूलिंग का रफ्तार हीटिंग का रफ्तार अलग होगा। इज दिस ओके? वो 5 मिनट में वो हीट हो गया 20 से लेकर 30 तक, 5 मिनट ठंडा हो जाएगा जरूरी नहीं है। ओके, तो करना ये है। इज दिस ओके? देखिए कूलिंग का जो रफ्तार है वो आपको प्रोवाइड किया हुआ क्वेश्चन में, तभी आप समझेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। उसको कूलिंग क्यों बोले, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, बात समझ में आई? तो दोस्तों इन सब चीजों पे आपको ध्यान रखना है कि हीटिंग हो रहा है, हीटिंग हो रहा है तो ये पूरा नहीं लगा सकते, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में आता है। ओके, बाकी ये चीज आपको सोचना पड़ेगा कितना बॉडी रिटेन किया, स्पेसिफिक हीट उसका रिटेंटिविटी है, कितना हीट को रिटेन कर सकता है। ओके, सो आपको क्वेश्चन 53 हो गया, तो अच्छे से सॉल्व करें। तो मेरा देखो तो ये काफी अच्छा सवाल था, काफी अच्छे से बनाया। Okay, so now come to question number 55. So question 55, क्या कह रहा है कि a hot body placed in a surrounding of temperature theta naught, एक hot body है और मान लीजिए बॉडी एक hot body है, मान लीजिए ये सराउंडिंग थीटा नॉट है, कि दिया हुआ है तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें प्रोवाइडेड है थीटा नॉट ओबेस न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग दिया हुआ है कि डी थीटा या टेंपरेचर को थीटा से डिनोट कर रहा है यहां पे, तो घबराइएगा नहीं, कोई खास बात नहीं, दैट इज k थीटा माइनस थीटा। ओके, ये बोल रहा है कि एप्लीकेबल है, फुल स्टॉप। इट्स टेंपरेचर एट t इज इक्वल टू 0 इज थीटा 1, यानी कि एट T is equal to T1, theta is equal to theta 1. Okay? Theta 1. The specific heat capacity of body is S. इसका जो specific heat capacity है वो है S और इसका mass है M दिया हुआ है। S and its mass is S. Then find the maximum heat that the body can lose. The maximum heat रेट लाइक हीट जो ये बॉडी छोड़ सकता है एनवायरमेंट में, बात समझिए, मैक्सिमम हीट जो वो छोड़ सकता है एनवायरमेंट में, ठीक है। तो जितना हीट इसके पास होगा उतना ही नहीं छोड़ सकता है, ऐसे समझिए। मान लीजिए इसके पास Q कितना होगा, हो सकता है हार्डली हो सकता है m into s, यानी कि थीटा 1 तक, क्योंकि T1 की बात ही कर रहा है, ms into थीटा 1 माइनस थीटा 1, यही अमाउंट ऑफ हीट वो छोड़ सकता है ना, इससे ज्यादा हीट तो उसके पास आया ही नहीं T1 में। देखिए ये क्या होता है कि फाइंड द मैक्सिमम हीट दैट बॉडी कैन लूज उस समय तक, ठीक है। इट्स टेंपरेचर एट t is equal to 0 इस थीटा 1, ये t को 0 पे दिया हुआ है, t is equal to 0 थीटा 1, ठीक है ना। तो अगर ये थीटा 1 और ये थीटा नॉट है तो थीटा 1 माइनस थीटा नॉट जितना टेंपरेचर डिफरेंस है n into s, इतना ही ना हीट इसके पास बचा हुआ है, तो इतना ही ना हीट छोड़ेगा और बाकी कहां से लेके आएगा। हां, छोटे-छोटे जब ये थीटा 1 थीटा नॉट पे चला जाएगा तब हीट छोड़ना बंद हो जाएगा, फिर उतना हीट अपने अंदर रखेगा। देखिए मैं आपको बताता हूं, समझिए। जब ये बॉडी जब ये सराउंडिंग थीटा नॉट पे, ये भी थीटा नॉट पे हुआ पहले, उसके बाद वो थीटा 1 पे चला गया, ठीक है ना। तो थीटा नॉट पे जब था और ये भी थीटा नॉट पे था, हीट ट्रांसफर क्या था 0, उतना
उतना हीट को एक्वायर कर सकता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, वो उसका इंटरनल एनर्जी बन गया। उसके बाद जैसे ही वो बढ़ाया हीट, तो हीट तो वो छोड़ ही सकता है, अगर आप छोड़ना अलाउ करें उसको तो हीट तो छोड़ ही देगा। अगर पानी अगर गर्म है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे और एटमॉस्फेयर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो 100 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे जितना वाटर हीट छोड़ सकता है तो छोड़ेगा ही। इज दिस ओके फ्रेंड्स? उसके बाद जब 30 में जाएगा उसके बाद नहीं छोड़ सकता क्योंकि टेंपरेचर डिफरेंस 0 हो गया। ओके, सो ये कंडीशन है। तो मैक्सिमम हीट दोस्तों इतना ही चाहिए, आंसर तो ऐसे ही आएगा। नाउ आफ्टर दैट the time starting from t equal to 0 in which it lose 90% of its maximum heat, मतलब 90% इसका मैक्सिमम हीट लूज कर देगा। ठीक है, मतलब इस बॉडी का 90% हीट जब ये लॉस कर देगा, तब बताइए कि टाइम कितना लगा। फिर उसमें टाइम कितना लगा ये दोस्तों आपको बताना है। ओके, आई थिंक हाँ, ओके, तो देखिए करना कैसे है इसको, वही पिछला सवाल है। अब ध्यान से जरा समझे एकदम कि इस समय लूज को क्या कर सकता है, 90% हीट जब ये लूज कर दिया होगा, अगर 90% ये लूज कर दिया होगा तो इसके अंदर कितना हीट बचा होगा, 10%, यानी कि मैक्सिमम हीट का 10% बचा होगा। तब सोचिए, तो इस तरह जो इसका हीट का रफ्तार होगा वो कितना होगा, हीट जो इसके बॉडी में होगा वो कितना होगा, यानी कि हीट contained in the body after losing 90% of Qmax, जो कि वो है कितना होगा, वो 0.10 of Qmax, और Qmax कितना है, m into s into θ1 minus θ0, और इस समय टेम्परेचर कितना होगा, m into s into थीटा माइनस थीटा नॉट। उस समय का टेम्परेचर वो थीटा है। तो उस समय तो दोस्तों इतना हीट एक्वायर्ड, हीट रेट की बात नहीं कर रहा कि हीट तो होता है कैलरीमेट्री से पढ़ोगे ये तो पढ़ी हो। तो इतना हीट उस समय है, और कितना है इसका 10%, इसका 10%। तो देखिए कितना होगा, थीटा कितना होगा, ms से काट दो, थीटा would be equal to what, that is 0.1 θ1 minus 0.1 θ0। ओके, और ये थीटा ये इधर आएगा तो थीटा नॉट जुड़ जाएगा, तो कितना होगा दोस्तों, 0.1 θ1 प्लस 0.9 θ0। दोस्तों उस समय जो थीटा है वो ये है। Is this okay? Okay. अब इस समय देखिए समझे, ठीक है, ये तो लिख लिया होगा आपने। ओके, अब इस समय देखिए आपको बोला गया कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज एप्लीकेबल, मतलब कि dq by dt अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एप्लीकेबल है तो उस समय रेट ऑफ कूलिंग क्या होगा, dt upon dt, that comes to be k minus k, मतलब थीटा माइनस, इसको थीटा कर लीजिए क्योंकि थीटा नहीं दिया, थीटा माइनस थीटा दिया हुआ, थीटा माइनस थीटा नॉट। ओके, और कहने का मतलब है कि ये d थीटा है अपॉन थीटा माइनस थीटा नॉट, इस पे सवाल भी कर चुके हैं हम लोग, और ये आएगा माइनस k dt ऐसा। ठीक, अच्छी बात है। जीरो पे टेम्परेचर कितना था, θ1, और t पे टेम्परेचर कितना था, थीटा। ओके दोस्तों, तो देखिए यहां क्या होता है, अगर यहां ध्यान से देखोगे क्या हो जाएगा, ln थीटा माइनस थीटा नॉट अपॉन θ1 माइनस थीटा
थीटा 1 माइनस थीटा नॉट। ये हम पहले भी कर चुके हैं दोस्तों। ये वही से कूलिंग से, मतलब रेट ऑफ कूलिंग से, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से जो रेट ऑफ कूलिंग निकाली थी वही वाला फॉर्मूला है दोस्तों। तो यहाँ यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वहां थीटा 1 से वो थीटा नॉट पे जाएगा, थीटा 1 से थीटा नॉट पे जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि थीटा 1 बड़ा है थीटा नॉट से। यहाँ तो कूल हो रहा है ना, यहाँ तो ये कूल हो रहा है ना, तो उसमें उस कूलिंग में कितना समय लगेगा ये बताना है भाई साहब, ठीक है। और यहाँ पे के प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो देखते हैं, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, अब वैल्यू रखिए ln, अब इसको 1 मान लीजिए, तो 1 कर सकते हैं। ln थीटा, थीटा इज 0.1 थीटा 1 प्लस 0.9 थीटा नॉट माइनस थीटा नॉट डिवाइडेड बाय थीटा 1 माइनस थीटा नॉट। Okay, so it is minus kt. Okay, so here it is. ये it becomes 0.1 आप कॉमन ले सकते हैं थीटा 1, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ ये माइनस बचेगा, माइनस 0.1 बचेगा ये, क्योंकि ये माइनस ही आप कर सकते हो, तो ये माइनस थीटा नॉट बचेगा अपॉन थीटा 1 माइनस थीटा नॉट ln, दैट इज माइनस 80। अब दो दूसरी कट जाएगा और ये क्या 1/10, तो ln 0.1 हो गया तो कितना 1/10, दैट इज माइनस 80। आप अगर इसको माइनस हटा दो तो ऊपर चला जाएगा, ln 10 बराबर 80। दोस्तों टाइप कितना हो गया ln 10 अपॉन 8, ठीक है दोस्तों। ये हमने कैसे निकाला, किसकी हेल्प से, हीटिंग की हेल्प से, कूलिंग की हेल्प से, कूलिंग की हेल्प से। ये आप हमेशा याद रखें, कूलिंग का रफ्तार है ये, इज दिस ओके। तो कूलिंग की रफ्तार की हेल्प से हम टाइम निकालेंगे कितने देर में वो कूल हुआ, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो ये सारे क्वेश्चंस आप कैसे लिखे, ये सारे क्वेश्चंस में आपको और भी कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ये दोस्तों इस सारे का सॉल्यूशन है। याद रखो फ्रेंड्स, एक छोटा सा चीज देख लीजिए, मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए क्योंकि उससे आपको एक चीज समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 53 में एक बार फिर से देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो 53 में बोल रहा था कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक लीनियरली बढ़ के 5 मिनट में आ रहा है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये dt अपॉन dt से क्या होगा, तो dt अपॉन dt आएगा, क्योंकि हम हम लोग ये निकाले थे 20 प्लस 1/30 इनटू t, ठीक है ना। तो dt अपॉन dt से आ जाएगा 1/30। ये क्या है, ये इसका हीटिंग रेट है, कूलिंग रेट नहीं है दोस्तों इसका। इसीलिए जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का जो रेट ऑफ कूलिंग का फार्मूला था दैट इज -4 सिग्मा e a ts टू द पावर क्यूब अपॉन m इनटू s t माइनस ts। ये नहीं यूज कर सकते क्योंकि ये कूलिंग के लिए है, ये हीटिंग के लिए नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए हीटिंग कैसे हो रहा है, लीनियरली, ठीक है। अब अगर हमसे पूछा था कि अच्छा ठीक है, तो ये क्या है, ये है हीटिंग का, तो हीटिंग में ये नहीं यूज कर सकते। अगर सेम टाइम में हमसे पूछा जाता कि कूलिंग रेट क्या है ये बताइए, तो अगर कूलिंग रेट अगर उस समय यानी कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब है इसका कूलिंग रेट क्या है, अगर हमसे ये पूछा जाए तो कूलिंग रेट दोस्तों आपको निकालना पड़ेगा ये, जैसे dq/dt का रफ्तार जब ये 30 डिग्री इस पे था तो था 20/3 वोल्ट। यहां से आप dt/dt निकालेंगे तो आपको आएगा -1/dt को ms dt ठीक है, तो 1/ms into 20/3, ठीक है। ये तो -1/m 1s 500 और into 20/3, ठीक है दोस्तों। ये ऐसा, तो ये आ गया आपको dt/dt दैट इज 2 से भी काटेंगे तो ये 25 बार मिलेगा, तो 1/75 कर लीजिएगा, 2/150 वाले तो 1/25। ये है आपको दोस्तों रेट ऑफ कूलिंग, ये है आपका कूलिंग रेट, ये है कूलिंग
सेकेंड रेट, वो है हीटिंग रेट, ठीक है ना, वो हीटिंग रेट है और ये है कूलिंग रेट 1/70 में 1/30, ठीक है ना। तो देखिए कूलिंग तो ये हो रहा है, तो ये देखो ये ज्यादा है तो ये धीरे धीरे कूल हो रहा है और हीट जल्दी जल्दी हो रहा है, इससे उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है और वो 50 तक बढ़ेगा, उसके बाद वो स्टेडी हो जाएगा। आपसे मुझसे पूछे कूलिंग रेट, मान लीजिए कभी सवाल दिया है कि 50 से लेकर 45 तक वो कूल हुआ 5 मिनट में, तो क्या हीटिंग भी वैसा ही होगा? आंसर नहीं, हीटिंग रेट अलग होगा, यानी कि 50 से 45 तक तो 5 मिनट जाएगा, 45 से 50 तक फिर 5 मिनट जाएगा, नहीं ये जरूरी नहीं है। ये बात दोस्तों याद रखें, ये बात आपके दिमाग में होना चाहिए, हीटिंग रेट कूलिंग रेट दोनों अलग अलग चीजें हैं। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस यानी कि हीट 2 का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आप सारे प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, सारे शीट्स के प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो यहां तक हमारा हीट 1 का जो भी था पोर्शन, कैलोरीमेट्री और हीट ट्रांसफर सारा कुछ फिनिश हो गया। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।